चलिए, fine. Today we are going to start a new chapter, lesson number 5. SEBI LODR Regulations 2015. इस चैप्टर को शुरू करने के पहले दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जीक्यूटिव बट फॉर योर एंटायर करियर. अगर हम लोग LODR की बात करते हैं, ठीक है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आई एम वेरी श्योर अभी तक आप लोगों ने इसका सिर्फ नाम सुना होगा. कई जगह लिख के आता है सेबी LODR रेगुलेशंस के हिसाब से, कई जगह आप देखते हो सेबी लिस्टेड कंपनीज के लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, राइट. टुडे ओवर हियर हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जितने वेरी हमने लगाए हैं उसमें 4-5 वेरी और जोड़ दो, ठीक है. दैट इज हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज. ओके, तो एग्जीक्यूटिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. सेम रेगुलेशंस यू विल हैव इन प्रोफेशनल ऑल्सो एंड सेम रेगुलेशंस विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू ऑल्सो. अब आप सोच रहे होंगे इंटरव्यू कौन सा. कई सारे इंटरव्यू आने वाले हैं आपकी लाइफ में, फॉर योर ट्रेनिंग ऑल्सो, फॉर योर जॉब ऑल्सो. तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग फॉर अ लिस्टेड कंपनी इज फ्रॉम सेबी रेगुलेशंस. तो आज ये जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है. इस चैप्टर में खास बात हम आपको ये बताएंगे कि इस चैप्टर में समझने से ज़्यादा याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है. तो एक चीज़ जो कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैम आई एम नॉट एबल टू रिटेन, हम याद नहीं रख पा रहे हैं. सो द ओनली एंड द ओनली मेथोडोलॉजी फॉर रिमेंबरिंग द थिंग इज टू मेक द नोट्स. जितने शॉर्ट हो सकते हैं उतने शॉर्ट्स नोट्स बनाते रहो, ठीक है. दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहे हैं, हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है. तो द थिंग इज दैट इस चैप्टर में चीज़ों को समझने से ज़्यादा, मतलब समझना तो है ही, समझोगे तभी एक स्टेप आगे बढ़ पाओगे, बट याद बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी आपको. एंड याद रखना कि दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जीक्यूटिव के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोफेशनल में भी ये चैप्टर अगेन कवर्ड है, रेगुलेशंस कवर्ड हैं. एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू या जब आप रियल लाइफ में किसी कंपनी में काम करेंगे. तो ये तो हो गया एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, चलिए आज हम लोग एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं लिस्टेड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होती क्या है, रेगुलेशन क्या है. दो तरीके की कंपनीज होती हैं, हम लोग को हमेशा से पता है. एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी. जब हम आपसे ये कहते हैं कि भाई लिस्टेड क्या होता है, अनलिस्टेड क्या होता है, तो आप ये कहते हो मैम लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, राइट. नाउ अनलिस्टेड कंपनीज जो होती हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और इसलिए उनके ऊपर कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं. अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो क्या आप बता सकते हो लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगता है, क्या लगता है या क्या क्या लगता है. बताइए लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगता है. लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगता है, मतलब कौन सा लॉ लगता है, क्या लगता है, मतलब कौन सा लॉ लगता है, बताइए. कम ऑन आंसर द क्वेश्चन फास्ट. ये चीज तो कई बार पढ़ी है हम लोगों ने कि अनलिस्टेड के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर क्या लगता है. एब्सोल्युटली perfect answers I am getting, perfect answers. वेरी गुड. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप शायद सिर्फ सेबी बोलेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था आप हमारे साथ रहते रहते बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं. तो यू गेव द परफेक्ट करेक्ट आंसर, कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन. कंपनीज एक्ट तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ लगती है सेबी की रेगुलेशन. ये बात हम लोगों को पता थी. अब देखिए होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं लिस्टिंग की तो लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है. स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स की एक्सचेंज होती है, शेयर्स की लेन देन होती है. यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली अंडरस्टैंड करिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटरमीडियरी है. ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है.
ये दो लोगों को मिलाने का काम करता है, जिसमें से एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, बायर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा कि भाई हमको 100 शेयर बाई करने हैं, इसी तरह सेलर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा कि हमें 100 शेयर बेचने हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बायर्स और सेलर के ट्रांजैक्शन को मीट कराएगा और उनके बीच का सौदा कराएगा। ट्रांजैक्शन कहते हैं हम लोग, सौदा कहते हैं इसको। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक इंटरमीडियरी है जो बायर और सेलर को मिला रहा है। ठीक है, अब ये बायर और सेलर किसी भी कंपनी के शेयर्स इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद बेच सकते हैं। नाउ कंपनीज जो होती हैं वो कहती हैं भैया हम चाहते हैं कि मेरे शेयर्स खूब बिकें, हम चाहते हैं कि मेरी कंपनी के शेयर्स खूब खरीदे जाएं, खूब बेचे जाएं। तो स्टॉक एक्सचेंज उनसे ये कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खूब खरीदे जाएं, खूब बेचे जाएं, तो तुम एक काम करो, तुम अपने शेयर्स को मेरे इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दो। स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी से क्या कहा कि अगर तुम चाहते हो, ठीक है, कि मेरे ये शेयर्स खरीदे जाएं, बेचे जाएं, मेरे पास बायर्स भी हैं, मेरे पास सेलर्स भी हैं, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स भी मेरे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे बेचे जाएं, तो तुमको मेरे यहाँ अपने शेयर्स लिस्ट कराने पड़ेंगे। कंपनी ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लिस्ट करा देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज ने कहा रुको, हमारे ऊपर जो बैठा है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी से जाके बात करो। ठीक है, अब कंपनीज जब सेबी के पास आई तो सेबी ने कहा कि देखो, अगर तुम अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शेयर्स की खरीद बेच स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो, तो तुमको अपने शेयर्स लिस्ट कराने पड़ेंगे और तुमको मेरे साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। अग्रीमेंट करना पड़ेगा, हाँ, एक लिस्टिंग अग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट। कंपनी ने कहा ये कैसा अग्रीमेंट? कहानी समझ आ रही ना सबको? कहानी इज क्लियर? कंपनी ने कहा कि ये कैसा अग्रीमेंट है, कौन सा अग्रीमेंट हमें करना पड़ेगा आपके साथ? तो सेबी ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे शेयर मेरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे तो बहुत सारे बायर्स लेंगे, बहुत सारे सेलर्स बेचेंगे। ठीक है, तो तुमको एक ऐसी कंपनी बनना है जो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। तो अगर तुम मेरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहते हो तो तुमको मेरी एडिशनल नियम शर्तें कानून मानने पड़ेंगे, और अगर तुम मेरी नियम शर्तें कानून मानने के लिए तैयार हो तो तुम्हें मेरे साथ इस अग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है लिस्टिंग अग्रीमेंट। ठीक है, फिर से हम पूरी बात एक बार आपको बता रहे हैं। अगर आप मेरी इस कहानी में बीच में कहीं खो गए हो तो प्लीज कम बैक। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से बता रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स की लेन देन होती है, शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिन जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे उनकी खरीद बेच आसान होगी। ठीक है भाई, जो सामान मार्केट में लगा हुआ है वो जल्दी बिकेगा ना, जो मार्केट में लगा ही नहीं है वो कैसे बिकेगा? तो सारी कंपनीज चाहती हैं कि हम भी अपना स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें, हम भी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दें, लिस्ट मतलब लगवा दें, ताकि उनकी खरीद बेच हो सके। तो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज से कहा मेरे शेयर लिस्ट कर लो। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि भैया हमारे ऊपर सेबी बैठा है, जाके सेबी से बात करो। कंपनी सेबी के पास गई और सेबी ने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शेयर हम अपने स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करा लें तो उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ एडिशनल नियम शर्तें कानून माननी पड़ेंगी, और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा जिसको कहा जाता है लिस्टिंग अग्रीमेंट। इस लिस्टिंग अग्रीमेंट को साइन करने के बाद तुम बन जाओगी एक लिस्टेड कंपनी। जैसे ही तुमने ये अग्रीमेंट साइन कर दिया तुम बन जाओगी एक लिस्टेड कंपनी, और अब तुमको मेरे यानी सेबी के रूल्स एडिशनली फॉलो करने पड़ेंगे। इस लिस्टिंग अग्रीमेंट के अंदर है बहुत सारे क्लॉजेस, अलग अलग नियम शर्तें कानून जो कि इन कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, अब जो भी कंपनी अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है, जो भी कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है, उसको पहले सेबी के साथ कौन सा अग्रीमेंट करना पड़ेगा? लिस्टिंग अग्रीमेंट। और लिस्टिंग अग्रीमेंट की नियम शर्तें कानून उसको मानने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं
कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी को, भाई कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो इसको कंपनी के रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, साथ ही साथ इसको लिस्टेड कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, यानी सेबी के एडिशनल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहां तक की बात क्लियर है सबको? कहानी समझ में आई? इज द थिंग क्लियर टिल नाउ? फटाफट से यस बोलो फिर आगे चले। इज द स्टोरी क्लियर? हर 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 प्लेयर का काम क्लियर है ना? समझ आ गया ना लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है? लिस्टिंग अग्रीमेंट क्लियर है सबको? यहां तक की बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब ये लिस्टिंग अग्रीमेंट हुआ करता था पहले, फिर कुछ सालों बाद सेबी ने इस लिस्टिंग अग्रीमेंट का नाम चेंज कर दिया और इसको कह दिया कि भैया अब ये सिर्फ अग्रीमेंट नहीं है, अब ये बन गई है रेगुलेशन। पता है कौन सी रेगुलेशन? एलओडीआर, जिनको हम लोग कहते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यानी पहले जो लिस्टिंग अग्रीमेंट हुआ करता था उसी का नाम आज चेंज करके एलओडीआर कर दिया है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो पूरी बात समझिए कि हर वो कंपनी जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती है उसको सेबी के साथ अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। वो अग्रीमेंट कौन सा होता है? लिस्टिंग अग्रीमेंट। और वही लिस्टिंग अग्रीमेंट और उसके क्लॉजेस को आज कहा जाता है एलओडीआर रेगुलेशंस। तो जरा इसके नाम पे हम लोग जरा चर्चा करते हैं, जरा ध्यान देना। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, लिस्ट होने के दायित्व, लिस्ट होने के आपकी क्या क्या काम है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, अगर आप लिस्ट होते हो तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और आपको एडिशनल क्या क्या चीजें सेबी को डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तो हर वो कंपनी जो अपने शेयर्स लिस्ट कराती है उसको कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी, प्लस उसको हर चीज का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा सेबी को। और इसलिए इस रेगुलेशन का नाम है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। चैप्टर का नाम क्लियर हुआ? अभी तो नाम समझ रहे थे सर। सी कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों को ये पता होता है एलओडीआर रेगुलेशन क्या है, क्लॉजेस क्या है, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या है एलओडीआर। तो आज आपको आई थिंक ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर हम अपनी कंपनी को लिस्ट कराने जाएंगे तो हमें सेबी के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा, लिस्टिंग अग्रीमेंट, और वही लिस्टिंग अग्रीमेंट और उनके क्लॉजेस को आज एलओडीआर के नाम से जाना जाता है। यानी हर वो कंपनी जो लिस्ट होगी उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटी फॉलो करनी पड़ेंगी और कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। इज द नेम ऑफ द चैप्टर क्लियर टिल नाउ? यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़े। यस, तो मान ले सबको क्लियर है। चलो मान लिया सबको क्लियर है। अभी बताएंगे लिस्टेड एंड कोटेड में क्या डिफरेंस है, अभी बताएंगे, सब बताएंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़ने दो चैप्टर को, देन आई विल एक्सप्लेन। चलो अच्छा बता देते हैं वरना आपके दिमाग में क्वेश्चन टिका रहेगा। देखिए लिस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करा दिया, ठीक है। अब मेरी एक बात और ध्यान देना, कंपनी तो लिस्ट होती ही है लेकिन कंपनी के अलावा शेयर्स लिस्ट होते हैं, मतलब सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। हम लोग जैसे ये कहते हैं कि कंपनी को लिस्ट करा दिया, एक्चुअली कंपनी नहीं, कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं। तो जैसे मान लो आज मेरी कंपनी के पास, अब ध्यान देना, मान लीजिए आज मेरी कंपनी के पास लेट से 1 लाख शेयर्स हैं, हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे हुए हैं, तो हम अपने आप को अगर लिस्टेड बनाना चाहते हैं तो हमने इनको लिस्ट करा लिया, ठीक है, मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है। कल हमने एक फर्दर पब्लिक ऑफर निकाला 50,000 शेयर्स का, ठीक है। जैसे ही हम ये फर्दर पब्लिक ऑफर निकालेंगे 50,000 शेयर्स का, सेबी हमसे कहेगा कि भैया तुम लिस्टेड कंपनी हो, अब ये जो नए शेयर तुमने निकाले हैं ना इनको भी लिस्ट कराओ। यानी कि जब जब हम अपने नए शेयर्स निकालेंगे
उन सारे नए शेयर्स या सिक्योरिटीज को हमें लिस्ट कराना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, एक्चुअली कंपनी नहीं, कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने आपको बताया कि जैसे एक स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें बहुत सारी कंपनी ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, सबके शेयर्स लिस्टेड हैं। किसी कंपनी के शेयर्स में ज्यादा खरीद बेच होती है, किसी कंपनी के शेयर्स में कम खरीद बेच होती है। भाई एक दुकान में कई सारे कंपनियों का प्रोडक्ट लगा है, कुछ कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, कुछ कंपनी का प्रोडक्ट कम बिकता है। तो होता क्या है, जिन कंपनीज में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है उनका नाम सबसे ऊपर आ जाता है। यानी आप ऐसे समझ लो कि स्टॉक एक्सचेंज में एक चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर सबसे ऊपर उनका नाम आ जाता है कि भैया ये वो कंपनीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। ओके, उनको हम लोग कहते हैं कोटेड, ठीक है। तो लिस्टेड तो वो है, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है वहां पर हम उनको कोटेड भी कह देते हैं, ठीक है, कि कोटेड भी है। कोटेड मतलब इनकी ट्रेडिंग भी बहुत चल रही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है मेरी कंपनी के शेयर लिस्टेड तो है, ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, लेकिन अगर मेरी कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं और बहुत अच्छी ट्रेडिंग भी हो रही है तो वो लिस्टेड भी है और कोटेड भी है। ओके, तो मोरलेस सेम है, बस इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेडिंग। फाइन, चलो अब हम लोग चैप्टर का जरा स्टार्टिंग करते हैं। वैसे तो हमने आपको काफी सारी चीजें समझा दी, क्विकली हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को टेक अप करते हैं। सेक्शन 21 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये एक एक्ट है SCRA जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। प्रोवाइड्स, जो जो लाइन लिखी है आप देखना, आपको अपने आप समझ में आएंगी। वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी पर्सन के एप्लीकेशन देने पर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है, सच पर्सन शैल कंप्लाई with the conditions of listing agreement. I hope now this line is very clear कि अगर आपने अपने आप को किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया है तो आपको लिस्टिंग अग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे विद दैट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। Pursuant to insertion of these provision in SCRA, the listing agreement, although a contract was made a statutory requirement, कह रहे statutory requirement है, legal requirement है, thereby making it mandatory for every listed entity in India to comply with listing agreement. I hope this first paragraph is very clear now कि हर वो कंपनी जो अपने आप को लिस्ट कराएगी, हर उस कंपनी को लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। किसके साथ साइन करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ठीक है, और उसको लिस्टिंग अग्रीमेंट की क्लॉजेस को कंप्लाई करना मैंडेटरी है। यही लिस्टिंग अग्रीमेंट आगे चल के क्या बन गया? LODR रेगुलेशन। अब सोचो अगर मैं आपको लिस्टिंग अग्रीमेंट का मतलब ना समझाया होता और यहाँ पर ये वर्ड लिस्टिंग अग्रीमेंट आ गया, अब बच्चे कंफ्यूज, ही कौन सा अग्रीमेंट होता है? कुछ लोग तो पी जाते मतलब रट लेते हैं, ठीक है, होगा कुछ, ठीक है। इन इंडिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेट्स द लिस्टेड कंपनी। कोई नई बात नहीं बताई, कह रहे इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को, लिस्टेड कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, थ्रू द मीडियम ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द लिस्टेड कंपनी एंड द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। किसके किसके बीच में अग्रीमेंट हो रहा है? लिस्टेड कंपनी एंड कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगली लाइन, कंप्लायंस विद लिस्टिंग कंडीशन इज मैंडेटरी बाय वर्च्यू ऑफ गवर्निंग लॉ। कह रहे हैं लॉ के हिसाब से आपको लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंप्लाई करना मैंडेटरी है। सेबी हैज मॉडिफाइड, जरा ये देखो क्या लिखा है, सेबी हैज मॉडिफाइड द प्रोविजंस relating to listing agreement that the companies need to enter into with the stock exchange while listing security and replaced the listing agreement with the new SEBI LODR regulation. Is this clear to everyone? ये दोनों पैराग्राफ क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आई थिंक एक रीडिंग से ही क्लियर हो गया होगा। अगर वो स्टार्टिंग वाला 5 मिनट आपको समझ में आया होगा तो ये 2 पैराग्राफ इमीडिएटली समझ आ गए होंगे आपको, है ना? क्लियर है ना सबको? सब लोग बताओ। ओके,
Fine, fine, fine. If anyone is having any confusion, please ask. चलो, आप कह रहे हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी विद स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. क्या फायदा होता है लिस्टिंग कराने से? फायदा ही क्या होता है? क्या बेनिफिट है? कोई भी कंपनी अपने आप को क्यों लिस्ट कराना चाहेगी? कंपनी कह रही है हम क्यों एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें? हमें क्या फायदा होगा? क्या हमारे शेयर्स की खरीद बेच ज्यादा हो जाएगी? क्या हमारे शेयर्स को लिक्विडिटी मिल जाएगी? लिक्विडिटी का मतलब देखिए, जो चीज मार्केट में रखी है उसके खरीदने बेचने का रेट ज्यादा होगा. जो चीज आप घर पे रखे हो वो थोड़ी ना खरीदी बेची जाएगी. तो अगर आपने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है तो उनके खरीदने और बिकने का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. तो ये कह रहे हैं लिस्टिंग जरूरी इसलिए है बिकॉज दिस प्रोवाइड्स liquidity to the securities. Any company intending to offer its shares to the public for subscription is required to be listed on the stock exchange and has to comply with SEBI LODR regulations. आगे लिखा है accordingly the listed entity before issuing securities. कह रहे हैं कोई भी कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी नए शेयर इशू करने के पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज से कि भाई हम नए शेयर इशू करने जा रहे हैं और फिर हम इन अपने नए शेयर्स को लिस्ट कराएंगे. सो द लिस्टेड एंटिटी बिफोर इशूइंग सिक्योरिटी शैल ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द फॉलोइंग मैनर. इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब हर ट्रांजैक्शन की एक ओवरऑल अप्रूवल ली जाएगी कि भाई हम आज अपने शेयर्स को लिस्ट कराना चाह रहे हैं और इनकी हमें एक अप्रूवल चाहिए अपने स्टॉक एक्सचेंज से कि आई वांट टू लिस्ट दीज शेयर्स. किससे अप्रूवल लेंगे? वेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. अब देखो, कह रहे हैं वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है वो हम लोग को पता है. कैन यू टेल मी द टू बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? जो दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं वो कौन से हैं? कैन एनीवन नेम द स्टॉक एक्सचेंज? जल्दी से बताइए अगर आपने सुना हो. कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? एब्सोल्युटली BSE एंड NSE. व्हाट इज BSE? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एंड व्हाट इज NSE? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. राइट. तो ये बड़े स्टॉक एक्सचेंज है. इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज भी हैं. ठीक है. अब कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन ले लेते हैं. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरियाज हैं कि भाई अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज इन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो हम उसको एक रिकॉग्निशन ग्रांट कर देंगे और रिकॉग्निशन ग्रांट करते ही वो स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ओके. तो कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं. और एक वर्ड लिखा है हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल मतलब उस स्टॉक एक्सचेंज के ऑल ओवर द कंट्री अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से ट्रेडिंग की जा सकती है. अलग अलग ऑफिसेज हैं, आप कह सकते हो, अलग अलग टर्मिनल्स हैं जहां से ट्रेडिंग की जा सकती है. इन सारे शब्दों का मतलब समझ लो क्योंकि कई बार रिपीटेडली यूज होंगे. ठीक है. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मींस वो स्टॉक एक्सचेंज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिला हुआ है. नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल मतलब एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसके टर्मिनल्स ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह हैं जहां से उनके शेयर्स की कंपनी के शेयर्स की खरीद बेच की जा सकती है. नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. तो अब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कौन से स्टॉक एक्सचेंज से? जरा देखो. वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. हमारी सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है. तो उन सारे स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले लें. किस बात की परमिशन ले रहे हैं? कि भाई हम नए शेयर्स इशू करने जा रहे हैं. सेकेंड, where securities are not listed on any recognized stock exchange having nationwide trading terminal. किसी भी ऐसे recognized stock exchange में listed नहीं है जिसका nationwide trading terminal है तो किससे अप्रूवल लेनी है? फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन विच सिक्योरिटीज आर प्रपोज टू बी लिस्टेड. जहां जहां हम अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहते हैं वहां से अप्रूवल ले लो. फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस पता है क्या है? फर्स्ट वाले में हम ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है. सेकेंड वाले में हम ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है. एंड थर्ड, वेयर
Securities are listed on recognized stock exchange having nationwide trading terminal as well as recognized stock exchange not having nationwide trading terminal. यानी हमारी कुछ सिक्योरिटीज लिस्टेड है ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, और कुछ शेयर्स लिस्टेड हैं ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है. तो हम किन से अप्रूवल ले लें? उन स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लें जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है. ये 3 बातें हैं. वर्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड सुन के घबरा मत जाना. सिर्फ इतनी सी बात है, अगर हम नए शेयर इशू करना चाहते हैं, हम लिस्टेड कंपनी है यानी हम ऑलरेडी एक बार लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है, हम अपने नए शेयर्स इशू करना चाहते हैं और हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी. हमें किसकी अप्रूवल लेनी है? फर्स्ट, अगर हम ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है तो उन सबसे अप्रूवल ले लो. अगर हम ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है तो जहां जहां हम लिस्ट कराना चाहते हैं उन सबसे अप्रूवल ले लो. और अगर हम ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, कुछ थोड़ा पोर्शन हमारा वहां है जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है और हम वहां पर भी लिस्टेड है जहां नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, तो उन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लीजिए जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हैं. इनसे अप्रूवल लेने के बाद ही हम अपने नए शेयर इशू कर सकते हैं. अब आराम से ये तीनों पॉइंट्स पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ 2-3 मिनट बाद कि इज दिस क्लियर. जिसको जिसको समझ में आता जाए काइंडली रिप्लाई, इज दिस क्लियर नाउ? पढ़ लिया? बता भी तो दो. इज इट क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है आई गेस. ठीक है, ना समझ में आया हो, अगर आपका कोई पॉइंट छूट गया हो तो मार्क कर लेना, डाउट लिख लेना उस पर और बाद में हमसे पूछ लेना, ठीक है. चलो अब आते हैं हम सेबी की. अभी तक तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब आते हैं हम लोग सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर. ये देखिए इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इतने सारे प्रोविजंस हैं इसके अंदर. ये एक एक करके हम लोग रीड करेंगे. अभी फिलहाल इस चार्ट को आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है और हम लोग सीधे यहाँ पर आएंगे की डेफिनेशंस पर. यानी इस एक्ट के अंदर, इन रेगुलेशंस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हम लोग एक्ट में देखते हैं ना डेफिनेशंस होती हैं, वैसे ही इन रेगुलेशंस के अंदर जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका क्या मीनिंग है, ठीक है. सबसे पहले लिस्टेड एंटिटी. अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है. जनरली जब हम लोग से पूछा जाता है ना लिस्टेड एंटिटी, तो हम लोग कहते हैं वो कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं. रिमेंबर, इट्स नेवर शेयर्स. कंपनी में सिर्फ शेयर नहीं होते, हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज सिक्योरिटीज, ठीक है. सिक्योरिटीज में कई सारी चीजें आ जाती हैं, शेयर भी आता है, डिबेंचर भी आता है, बॉन्ड्स भी आते हैं, ठीक है. तो शेयर एंड सिक्योरिटीज आर 2 डिफरेंट वर्ड. तभी हम लोग इशू ऑफ शेयर नहीं बोलते, इशू ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है. तो ये है, इनके हिसाब से लिस्टेड एंटिटी देखो कौन सी है. लिस्टेड एंटिटी मीन्स एन एंटिटी विच हैज लिस्टेड on a recognized stock exchange, important, designated securities issued by it or designated securities issued under the scheme managed by it. कह रहे लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसने अपनी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया है. हमको बताओ इस पूरी डेफिनेशन में कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया. कह रहे लिस्टेड एंटिटी वो एंटिटी है जिसने अपनी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया है. इस पूरी लाइन में वो कौन सा वर्ड है जो आपको लग रहा है मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी से बताओ कौन सा वर्ड है. टाइप करने में देर लग रही है आपको, बड़ा वर्ड है. एब्सोल्युटली. कौन सा वर्ड है जो आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा? फटाफट से बताओ. डेजिग्नेटेड, राइट. एब्सोल्युटली, डेजिग्नेटेड. डेजिग्नेटेड, ठीक है, समझ गए. बाकी लोग मेहनत ना करो टाइप करने की, समझ गए. तो ये कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्टेड है. आपने कहा मैम डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी नहीं समझ में आ रहा, तो सेबी ने कहा ठीक है अगली डेफिनेशन पढ़ लो.
देखो अगली डेफिनेशन में लिखा है डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी का मतलब, कह रहे हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मींस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आई होप इन सब के नाम सुने हैं आपने। डेट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी रिसिट्स, units issued by mutual fund and any other security as may be specified by SEBI। अब आपको समझ में आया कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी में कितनी सारी चीजें हैं। कह रहे हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ठीक है, इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल डेट, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, आईडीआर एक्सेट्रा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सब के सब डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज माने जाएंगे। इसका मतलब अगर किसी कंपनी ने इनमें से किसी को भी लिस्ट कराया है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसने अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को लिस्ट कराया है, तो भी वो लिस्टेड कंपनी। इनमें से कुछ भी अगर आपने लिस्ट कराया है तो आप लिस्टेड कंपनी कहलाए जाएंगे। अब आपके मन में चल रहा है मैम एक बात बताइए, शेयर तो लिखा ही नहीं है इन्होंने, दुनिया भर की चीजें लिखी है, एक आध शब्द तो ऐसे लिखे हैं जो हम लोग को पता भी नहीं है। मैम आइडिया नहीं पता हमको, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं पता, सिक्योरिटी रिसर्च नहीं पता, ये अभी हम आपको बताएंगे भी नहीं, ये हम आपको वक्त आने पर बताएंगे। वक्त आएगा, है ना, सबका वक्त आता है, इनका वक्त भी आएगा। ये बेटा अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लो बॉन्ड्स होते हैं, ओके। तो कह रहे मैम सब कुछ लिखा है, शेयर नहीं लिखा है, लेकिन एक वर्ड है जो हमें फिर से नहीं समझ में आ रहा है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी होती है। तो ठीक है, अगली डेफिनेशन देख लो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मींस इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो कुल मिला के देखो ये हो गए इक्विटी शेयर, ये हो गई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इसीलिए ऊपर सारे नॉन कन्वर्टेबल थे, ये हो गए नॉन कन्वर्टेबल डेट, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेट, 6 and 7 and 8 and so on। अब जाके एक डेफिनेशन कंप्लीट हुई है लिस्टेड एंटिटी। कहानी समझ में आई? ऐसे ही बताना है आपको इंटरव्यू में या कहीं पर भी एग्जाम में। लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या हुआ? आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि लिस्टेड एंटिटी क्या है, तो आप ये नहीं बोलेंगे लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं। आई होप आज से आपका नजरिया चेंज हुआ है। आज से अगर किसी ने आपसे पूछा भाई लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? लिस्टेड एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज वो होती हैं जो इंक्लूड करती हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल डेट, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वो होती हैं इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। These three definitions make one definition of listed entity। बताओ क्लियर है सबको? देखा इंटर रिलेटेड, देखा कैसे होता है, दिस इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन के लिए डेजिग्नेटेड पढ़ना जरूरी था, डेजिग्नेटेड के लिए स्पेसिफाइड पढ़ना जरूरी था। तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछेगा तो आई होप यू विल आंसर इट इन अ ब्यूटिफुल मैनर कि लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड है। एंड आई होप उसके बाद आप डेजिग्नेटेड का मतलब भी बता पाओगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन आंसर मी। सबका यस चाहिए मैं इस बार। इज एवरीवन देयर? सब हैं साथ में? वेरी गुड, वेरी गुड। टफ तो नहीं लग रहा चैप्टर? अभी तो शुरू हुआ है मैम, अभी क्या बता दे टफ। बाकी बच्चों को समझ में आया? सब सुन रहे हैं? हमको कहीं साइड में तो नहीं रख दिया? ठीक है, ओके। तो आई गेस ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नो? ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाई एलओडीआर क्या होता है, लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है, और फिर हमने आपको की डेफिनेशंस बताए जिसमें 3 इंटर रिलेटेड डेफिनेशंस थे। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी वो है जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्टेड है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज वो होती हैं जो स्पेसिफाइड होती हैं, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डेट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आईडीआर एक्सेट्रा। एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वो होती हैं इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अगली बात, लिस्टिंग अग्रीमेंट।
लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है? कह रहे हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट मीन्स एन अग्रीमेंट दैट इज एंटर्ड इनटू, बताओ किसके किसके बीच में? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड द एंटिटी, यानी कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसी अग्रीमेंट को कहा जाता है लिस्टिंग अग्रीमेंट. सो आई होप नो प्रॉब्लम इन दिस. अगली डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की. सुना है ये शब्द पहले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? पहले तो हमको बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट? आई नो दैट इज अ टफ क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर हमें नहीं दे पाओगे, इसलिए हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछते हैं. बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है? यस और नो? इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? नाम ही देखो उसका क्या है, इंडिपेंडेंट. नो, एब्सोल्युटली ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और उसका कंपनी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. तो हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की. वो डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव है. एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दो तरीके के डायरेक्टर्स होते थे. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, ना ही ये नॉमिनी डायरेक्टर है, ना ही ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. मतलब वो किसी भी तरीके से हमारी कंपनी या हमारी कंपनी के प्रमोटर या हमारी कंपनी के केएमपी किसी से भी किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. ऐसे पर्सन को इंडिपेंडेंट पर्सन कहा जाता है. तो देखो कह रहे हैं हु इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी. सेकेंड, हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, वो हमारी कंपनी का प्रमोटर नहीं था, ना ही वो हमारी कंपनी के प्रमोटर से रिलेटेड था. कह रहे हैं उसका हमारी कंपनी में कोई मटीरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं था. व्हाट इज पेक्यूनरी? पेक्यूनरी मीन्स मॉनेटरी. कह रहे हैं अपनी रेम्यूनरेशन लेने के अलावा उसका हमारी कंपनी के साथ किसी भी तरीके का कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं था, ना ही उसके रिलेटिव्स का कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप है हमारे साथ, मॉनेटरी रिलेशनशिप है, ना ही वो, ना ही उसके रिलेटिव हमारी कंपनी के केएमपी हैं, ना ही उसकी किसी लॉ फर्म या सीएसीएस की फर्म हमारे यहाँ से रिलेटेड है. मतलब उनके लॉ फर्म का कोई भी मेंबर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ना ही वो और उसके बल्कि रिलेटिव्स 2% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हों. ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है. अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ी है तो कोई बड़ी बात नहीं है. इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर के बस एक चीज आती है कि उसका हमारी कंपनी से किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. ये वाला पॉइंट है इज अ मटीरियल सप्लायर, ठीक है, ना ही वो हमारा कोई मटीरियल सप्लायर होना चाहिए, एंड हु इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज. ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो सेबी डेफिनेशंस के हिसाब से है. मतलब अगर आप कंपनी लॉ वाले से कंपेयर करो, अभी तक कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा कि अरे ये तो वही डेफिनेशन है जो हम लोग ने कंपनी लॉ में पढ़ी है. तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली सेम नहीं है, नीचे के कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस है. जिन लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ाई नहीं उन्होंने सबसे अच्छा किया है. जिन्होंने कंपनी लॉ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी नहीं उन्होंने सबसे अच्छा किया है, क्योंकि वो यहीं पे पढ़ेंगे पूरी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेबी रेगुलेशन, ठीक है. तो कुल मिला के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी फीस, अपनी रेम्यूनरेशन लेता है. इसके अलावा उसका कंपनी से कोई भी मटीरियल रिलेशनशिप, पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है. ना ही वो खुद प्रमोटर है, ना ही उसके रिलेटिव प्रमोटर थे, ना ही वो खुद केएमपी है, ना ही उसके रिलेटिव केएमपी हैं, हु इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स ना हो अगर, तो वो पर्सन हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है. अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, जिन लोगों ने कंपनी लॉ के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम डेफिनेशन. नीचे के 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने उसमें पढ़ ली है तो हमारा काम हो गया है. और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ऑल टुगेदर पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे. जो पॉइंट आपको ना समझ में आए वो आप हमसे अलग से पूछेंगे, ठीक है. तो एक होमवर्क तो आपका ये है, समझा तो हमने दिया है ये सब कुछ, बट एक होमवर्क ये है कि जरा तसल्ली से घर पे बैठ के आराम से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन आपको पढ़ के आनी है, ठीक है. अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेबी रेगुलेशन, तो ये मत लिखाना सेम एज इन कंपनी लॉ. डोंट डू दैट. यू विल हैव टू राइट दिस डेफिनेशन.
क्लियर है यहाँ तक की कहानी सबको? डेफिनेशंस क्लियर हो गई? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? पूछ लीजिए किसी को कोई डाउट हो। Is anyone having any doubt? चलिए आगे फिर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी। कह रहे हैं किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हालांकि ये तो हम लोग ने देख ही लिया था। कह रहे हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी जिन जिन कंपनी की डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज हैं, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, उन सब के ऊपर ये सेबी रेगुलेशंस लगेंगी। और देखो यही वो सारी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज हैं। कह रहे हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आईडीआर, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट्स, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड। ये वही डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ रहे थे डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की। और इसमें से बताओ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या थी? कैन यू टेल मी व्हाट वर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? जल्दी से बताइए स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या थी? आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, लिख लो आराम से। व्हाट वर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? चिट्ठी लिख रहे हो क्या? हाँ अब आंसर आया, सबके इकट्ठा आ गए। शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक दिस थिंग इज वेरी क्लियर। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसके डेजिग्नेटेड शेयर्स, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज वो हैं जो ये हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वो हैं जो इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं। फाइन। अब आते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अब जरा शुरुआत करते हैं कि भैया हम लिस्टेड एंटिटी तो हो गए और आपने हमसे लिस्टिंग अग्रीमेंट भी साइन करा लिया। अब ये बताओ हमारे ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं जो हमको निभानी पड़ेगी। ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी कह रहे हैं सबसे पहले है कॉमन ऑब्लिगेशन, यानी कुछ काम ऐसे हैं जो सबको करने पड़ेंगे। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सबको ये कॉमन ऑब्लिगेशंस फॉलो करने हैं। कह रहे हैं कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिसने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करी हैं, सिर्फ उनको फॉलो करनी है। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो सिर्फ उनको फॉलो करनी है जिन्होंने अपने एनसीडी या एनसीआरपी लिस्ट कराए हुए हैं। कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी स्पेसिफाइड, सबके लिए अलग अलग है, मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्ट कराए हैं। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिन्होंने आईडीआर लिस्ट कराए हैं उनके लिए। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए, सिक्योरिटी रिसिट्स के लिए, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड। तो सबके लिए अलग अलग ऑब्लिगेशंस हैं जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? कॉमन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एंटायर करियर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी बन के जाएंगे, किसी लिस्टेड कंपनी के सीएस होंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लिस्टेड एंटिटी ये कंप्लायंसेस कर रही है कि नहीं कर रही है। यही होती हैं एलओडीआर की नियम और शर्तें, जो हम लोग कहते हैं ना, यही है वो नियम और शर्तें। कह रहे हैं द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट की मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर, प्रमोटर or any other person dealing with the listed entity complies with the responsibility or obligations if any assigned to them under these regulations। कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है केएमपी की, डायरेक्टर्स की, प्रमोटर की, कि लिस्टेड एंटिटी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करे। जरा देखते हैं वो जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है जो सारी लिस्टेड कंपनी को फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर 1, पहली ही बड़ी अच्छी है। कह रहे हैं कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिगेशन, अ लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। बस आपका दिन बन गया, शाम बन गई, है ना। ये लाइन सुन के ही आपको बड़ा मजा आ गया। अभी तक आप पढ़ रहे थे लिस्टेड कंपनी, उनकी कंप्लायंस, उनकी ड्यूटी, और जरा देखो सेबी ने पहली ड्यूटी क्या डाली है उनके ऊपर। और अब हमें कोई कह के दिखाए कि कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप कम होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप कम है, जरा ये लाइन उनको पढ़ाइए कि सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में कॉमन ऑब्लिगेशन में सबसे पहले पॉइंट में ही कहा है
कि अ लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट, ये क्या है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज द कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी हर लिस्टेड कंपनी को, ठीक है, एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। आपको पता है आपका ही दूसरा नाम होता है कंप्लायंस ऑफिसर। कंपनी सेक्रेटरी को ही कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं एज फार एज लिस्टेड कंपनी इज कंसर्न। तो जब आप किसी लिस्टेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे ना, तो आप अपने आप को कंप्लायंस ऑफिसर बोलोगे, आई एम द कंप्लायंस ऑफिसर। या अगर कोई बोलता है ना आई एम द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ सच एंड सच कंपनी, तो समझ जाना वो लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि कंप्लायंस ऑफिसर वर्ड ही यूज होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो जब हम लोग लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं जो भी लिस्टेड कंपनी है, मेरी पहली शर्त ये है, सेबी ने कहा कि तुमको एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो कंप्लायंस ऑफिसर कौन होना चाहिए, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। क्या ये जानकर आपको खुशी हुई? आर यू ऑल हैप्पी? बताओ, आर यू ऑल हैप्पी? मजा आया सुन के, खुशी हुई? कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी? अब कोई कह के दिखाए कि हमारा स्कोप नहीं है, एकदम यही वाली भाषा एकदम शुरू हो जाया करो। एज पर सेबी LODR regulations, there are some general obligations applicable to all listed companies, according to which the first obligation is that every listed company has to appoint a qualified company secretary as a compliance officer. इतना बोल दोगे ना, रिश्तेदार दोबारा आपसे कभी कुछ पूछेंगे ही नहीं। तो जो आपके रिश्तेदार दोस्त सब बोलते हैं ना अरे कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप नहीं, एक बार एकदम फर्राटे से पूरी लाइन बोल डाया करो। एज पर सेबी LODR रेगुलेशन 2015, there are certain obligations which are to be complied with by all the listed companies, according to which the first regulation is that every listed company will have to compulsorily appoint a qualified company secretary as a compliance officer. बोल के देखो एक बार, अगली बार से रिश्तेदार आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो कहेगा अरे हमें भी करा दो CS का कोर्स, है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड क्रिएट एन इम्प्रेशन। तो कह रहे हैं भाई पहली कॉमन ऑब्लिगेशन ये है कि आपको कंप्लायंस ऑफिसर करना पड़ेगा, और उस कंप्लायंस ऑफिसर के काम क्या है? 4 काम है, जरा देखो। इंश्योरिंग कंफर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजंस, ऑब्वियसली कह रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो काम ही है आपका, रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्टिंग्स करना। इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर्स आर फॉलोड, हर चीज का प्रॉपर प्रोसीजर हो रहा है, हर चीज की करेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है। एंड मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रेवियांस रिड्रेसल डिवीजन। व्हाट इज अ ग्रेवियांस रिड्रेसल डिवीजन? ग्रेवियांस रिड्रेसल डिवीजन मतलब हर लिस्टेड कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है ग्रेवियांस रिड्रेसल, कि अगर किसी भी पर्सन को उस कंपनी से कोई शिकायत है तो आप अपनी ग्रेवियांस सबमिट कर दीजिए। तो लिस्टेड कंपनी का एक रूल होता है कि भाई आपको अपनी शिकायतों को डील करना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो भी चिट्ठियां आ रही हैं कि भाई हमें ये शिकायतें हैं, आप प्लीज उन सारी शिकायतों को सॉल्व करिए। कंपनी सेक्रेटरी का काम ये देखना होता है कि कंपनी ने उन ग्रीवियंसेस को सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो ये 4 काम होते हैं कंप्लायंस ऑफिसर के, ठीक है, जो कि करना मैंडेटरी है। सब कुछ क्लियर चल रहा है? कॉमन ऑब्लिगेशंस पढ़ रहे हैं, किसको फॉलो करनी है ये? ऑल लिस्टेड एंटिटीज, जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उन सबको ये ऑब्लिगेशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, शेयर ट्रांसफर एजेंट, कह रहे हैं शेयर का ट्रांसफर वगैरह हैंडल करने के लिए आपको एक इंटरमीडियरी रखना जरूरी है, जिसको शेयर ट्रांसफर एजेंट कहते हैं। ये लर्न कर लेना, यहां लिख लो, लर्न बाय हार्ट। हम लोग अपने जमाने में ऐसे लिखा करते थे, लर्न बाय हार्ट। एक्चुअली तब हम लोग का हार्ट वर्ड फ्री होता था जरा। आजकल अगर आपको ऑक्यूपाइड हो, आप कह रहे हैं मैम दिल में तो जगह नहीं है, हमारे बहुत लोग हैं, तो आप लिख लो लर्न बाय माइंड। लर्न बाय माइंड भी लिख लो, जो लिखना है लिख लो। आप कह रहे हैं मैम हार्ट में नहीं हो पाएगा, कुछ और बताइए। लर्न बाय माइंड लिख लो, हम लोग हार्ट लिखते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। सबसे पहले कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। हम सबकी बुक में देखेंगे किसने किसने माइंड लिखा है, किसने किसने हार्ट लिखा है। ओके, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है। कह रहे हैं जो भी शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड काम होते हैं उसके लिए आपको एक इंटरमीडियरी अपॉइंट करना है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। थर्ड,
कोऑपरेशन विद इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद सेबी, कह रहे जो भी इंटरमीडियरीज हैं, डिपॉजिटरी हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, इन सब के साथ आपको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा. Wherever applicable, the listed entity shall cooperate with and submit correct and adequate information to the intermediaries with SEBI, such as credit rating agency, registrar, share transfer agent, etc. मतलब जो भी इंटरमीडियरी समझ गए ना, जो दो लोगों के बीच का कनेक्शन है. तो ये कह रहे जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उन सब के साथ मिलजुल के आपको काम करना पड़ेगा. फोर्थ, किसकी ऑब्लिगेशंस है? लिस्टेड कंपनी की. फोर्थ कह रहे हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उन्हें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, और उनकी 2 कैटेगरी बनाना. 2 कैटेगरी, हाँ. कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो परमानेंट नेचर के होंगे, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको कम से कम 8 साल के लिए मेंटेन करके रखने होंगे. ठीक है, ये सारी ऑब्लिगेशंस लिस्टेड कंपनी की हैं. देखो ये हुआ था 4th पॉइंट, फिर ये आगे के हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. ये 9 है कॉमन ऑब्लिगेशन. 4 हमने आपको पढ़ा दिए हैं, बची हुई 4 आप खुद पढ़ लेना. 5 पढ़ लोगे, मतलब एज सच ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एनी 5 करके चले गए, सारी इंपॉर्टेंट है, बट इजी इजी है. कुछ तो हमने ऑलरेडी समझा दिया है. एक बार क्विकली रीडिंग करिएगा, ठीक है. नहीं समझ आएगा आपको तो हम इसको अगले लेक्चर पे कवर करा देंगे. पढ़ लेंगे सब लोग, बताइए हो जाएगा? इतना काम हो जाएगा? हाँ लिख दो, लिखने में क्या जा रहा है. हाउ इज द चैप्टर? चैप्टर कैसा है? कंपनी सेक्रेटरी की बात सुन के तो बोल ही देना कम से कम अच्छा है. हाउ इज द चैप्टर? अच्छा बुरा पता नहीं, कांट से. हाउ इज द चैप्टर? ओके ओके, कांट जज. ऐसे तुरंत बताते, बड़े जज बैठे हैं बहुत बड़े बड़े. कांट जज राइट नाउ. कुछ बच्चे कहेंगे नो कमेंट्स. सेलिब्रिटीज हैं सबके सब. चलिए ठीक है, कोई नहीं. तो आज की क्लास आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर ओनली. द 4 points 5 points आई हैव गिवन यू फॉर होमवर्क. सो आई विश एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये 4-5 पॉइंट्स रीड कर लेंगे कॉमन ऑब्लिगेशन के. नहीं तो हम तो हैं ही, हम तो कराएंगे ही. यहाँ तक का पूरा रीड कर लीजिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज डू आस्क मी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.